नमस्कार प्रिय भैया हो। आज हम सभी अपने क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में देखा प्रबंध की परिभाषाओं को जाना। उसके बाद हमने शुरू किया था प्रबंध की विशेषताओं के बारे में कि प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रबंध किसके अनुसार कार्य करता है। आज हम जानेंगे प्रबंध के उद्देश्य कि उद्देश्य क्या है प्रबंध के, प्रबंध क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण था कि प्रबंध को करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए कि कोई भी क्रिया है, चाहे क्रिया छोटी है चाहे बड़ी है, हम कोई भी काम करते हैं उस काम के पीछे उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो क्रिया, अब जैसे कि प्रबंध है तो प्रबंध एक विस्तृत क्रिया है और विस्तृत क्रिया है तो इसके उद्देश्य भी बड़े होंगे। तो आइए जानते हैं प्रबंध के उद्देश्य, क्योंकि प्रश्न आएगा पेपर में तो 6 नंबर का आएगा सीधा, और 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा प्रबंध किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। तो आइए जानते हैं प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य, तो प्रबंध एक विस्तृत क्रिया है। प्रबंध एक विस्तृत क्रिया है तो इसके उद्देश्य भी क्या होते हैं, विस्तृत हैं। तो इसके उद्देश्य विस्तृत है तो हमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसके बारे में बताएंगे हम कि प्रबंध एक विस्तृत क्रिया है जिसके उद्देश्य विस्तृत होते हैं और प्रत्येक क्रियाओं के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके अनुसार प्रबंध है जो कार्य करते हैं। प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्यों को हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो आपको पता होगा कि कुछ उद्देश्य होंगे जिन्हें हम प्राथमिक उद्देश्य कहेंगे जो कि जरूरी है। दूसरा हम बताते हैं कि सहायक उद्देश्य होंगे जो कि प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होंगे। तीसरा हम बताते हैं कि कुछ अपने व्यक्तिगत उद्देश्य होंगे और कुछ व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ में कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होंगे। तो प्रबंध एक विस्तृत क्रिया है और विस्तृत क्रिया के उद्देश्य भी विस्तृत होते हैं जिनको हम 4 भागों में बांटते हैं, जो कि प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। इन चारों उद्देश्यों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आप परिभाषा लिखेंगे तो 4 नंबर तो इनके होंगे, 1 2 3 4 नंबर इनके होंगे, 2 नंबर परिभाषाओं के होंगे, कुल मिलाकर के आपके 6 नंबर का ये प्रश्न बनता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य किसे कहते हैं, जब भी हम प्रबंध स्थापित करते हैं, हम उद्योग स्थापित करते हैं, उद्यम स्थापित करते हैं, तो उनमें हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, हम उनका संचालन किस प्रकार से करेंगे, हम मशीनों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, हम मानवीय संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, उन सभी का प्रयोग करते हुए हम जान सकते हैं कि प्रबंध क्या कार्य करता है। तो भौतिक संसाधन, मशीन, मानवीय संसाधन, साथ में हम अपना उत्पाद किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रबंध में सबसे पहले हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के अनुसार उसके कुछ उपयोग होते हैं, उपयोगों के अनुसार वह परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद में जो उसका महत्व हमें निकल करके आता है उसके अनुसार हम इसको प्राथमिक उद्देश्यों के अंतर्गत बांटते हैं। तो जानना क्या होता है प्राथमिक उद्देश्य। प्रबंध के अंतर्गत जो मुख्य कार्य होंगे जिनको करना आवश्यक है उसके अनुसार निर्धारित किया जाना प्राथमिक उद्देश्य कहलाता है। अब प्राथमिक उद्देश्य हमने जाना, उसके बाद सहायक उद्देश्य क्या होता है, तो सहायक उद्देश्य उन्हें कहते हैं जो कि प्राथमिक उद्देश्यों को सहयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। सहयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक उद्योग में कुछ मुख्य कार्य होते हैं, मुख्य कार्यों को करने के लिए कुछ अन्य कार्यों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम आगे वीडियो में जानेंगे कि दूसरा पार्ट में जानेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से मुख्य कार्य और कौन कौन से सहायक कार्य। तो मुख्य कार्यों के साथ साथ में जो सहायक कार्य होते हैं उनके अनुसार प्रबंध के भी कुछ क्या होते हैं, सहायक कार्य होते हैं, जिसके अनुसार प्रबंध जो मुख्य कार्यों को क्या करता है, संपादित करता है। फिर तीसरा आता है व्यक्तिगत उद्देश्य।
अब व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंधक के खुद के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्यमी के खुद के कुछ उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए क्या करता है कि वह प्रबंध करता है। जैसे कि प्रबंधक संस्था के लिए काम करता है, संस्था के लिए काम करने के साथ साथ में उसके परिवार, घर और अपने खुद के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके अनुसार वह काम करता है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी के लिए तो आप काम करते ही हैं, कंपनी के लिए तो आप सोचते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आप अपने लिए भी सोचते हैं, अपने लिए भी पूर्ति करते हैं, वह इसके व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंधक अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, ना कि इसमें संस्था के लिए सोचता है। क्योंकि संस्था के लिए तो हमने प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत सोचा था, क्योंकि संस्था आपने क्या क्या काम करेगी, उसके लिए हम किस किस चीज का उत्पाद करेंगे, संस्था की बढ़ोतरी, उसकी उन्नति के लिए हम क्या क्या करेंगे, साथ में प्राथमिक उद्देश्य के साथ में सहायक उद्देश्य किस प्रकार से उसकी पूर्ति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक संस्था के अंतर्गत इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होना आवश्यक है। फिर व्यक्तिगत उद्देश्य में अपने खुद के लिए सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, उसके अनुसार उसकी पूर्ति करेगा। फिर चौथा आता है सामाजिक उद्देश्य। अब सामाजिक का अर्थ क्या हुआ, समाज। तो प्रत्येक संस्था, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक संगठन क्या करता है कि संसाधन की पूर्ति किससे प्राप्त करता है, समाज से प्राप्त करता है। आपने कोई सामान समाज से खरीदा और वापस किसको बेचा, उसमें परिवर्तन करके समाज को वापस दिया। तो समाज से लेना और वापस उसको समाज में ही पहुंचाना, ये क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु, यानी कि आप किसान से कुछ वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु का आपने उसमें परिवर्तन किया, परिवर्तन करके वापस आप उसको समाज में लेकर के आए, तो ये सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हुआ। यानी कि एक प्रबंध के अंतर्गत चारों उद्देश्यों की पूर्ति करना अति आवश्यक है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार हम प्रबंध के अंतर्गत विस्तृत रूप से विवेचना कर सकते हैं। यह हमारा 6 नंबर का प्रश्न हुआ, जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, कार्य को भली भांति प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर अगला हम जानेंगे कि प्रबंध के क्या क्या महत्व होते हैं। प्रबंध के महत्वों के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस प्रकार से प्रबंध कार्य करते हैं और क्यों प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो पहले आप इन उद्देश्यों के बारे में याद करेंगे, याद करने के बाद में आज जानते हैं महत्व है। तो प्रबंध के कुछ महत्व, प्रबंध के महत्व है। अब देखिए कि उद्देश्य तो हमने जाना, लेकिन अगर हम प्रबंध का महत्व करें, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे हम खाना खाते हैं तो रोटी का क्या महत्व, हमारी भूख मिटाने के लिए महत्व है ना। पानी क्यों पीते हैं कि पानी हमारी प्यास बुझ जाता है। वैसे ही संस्था में प्रबंध क्यों आवश्यक हुआ, तो आइए जानते हैं इसके महत्व है। तो पहला इसका क्या है, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रतिस्पर्धा का सामना करना कैसे, ए और बी एक समान उत्पाद बनाते हैं। पहला पॉइंट है प्रबंध का क्यों महत्व पड़ा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का सामना करना। ए और बी दो संगठन है, दो संस्थाएं, दोनों में एक जैसे उत्पाद बन रहे हैं। अब दोनों में कौन सा उत्पाद किस प्रकार से सफल होगा वो निर्भर करता है प्रबंध पर। कैसे, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि कुछ बातें होती है, जैसे कि मान लीजिए एक कोलगेट की बात बताता हूं मैं आपको कि कोलगेट ने अपने दावत किया था कि उसका उत्पाद में कमी हो रही है। जैसे कि कोलगेट की कंपनी ने क्या किया कि कोई भी उसका कस्टमर है, उसका उपभोक्ता है, वो क्या करता है कि किसी भी दुकान पर जाता है और जाकर के कहता है कि हमें कोलगेट दीजिए। अब कोलगेट दीजिए, तो वह कोलगेट वाला जो से दुकानदार होता है वो क्या करता है कि कोलगेट की जगह कोई सा भी पेप्सोडेंट है, डाबर है, पतंजलि है, यानी कोई सा भी उत्पाद है तो उसको दे देता है। तो उसके क्या हुआ कि उसके उत्पाद में धीरे धीरे कमी आने लगी, उसके उत्पाद में कमी आने लगी। तो उसने अपने प्रबंधकों को, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयों को
इसके बारे में बताया कि ये क्या हो रहा है, तो उसके प्रबंधकों ने क्या किया कि उसके अंतर्गत एक उत्पाद में उसने सोचा, और उत्पाद में सोचने के बाद में उस उत्पाद को क्या किया, परीक्षण किया, और जो उसका जो मेन ऊपर वाला जो छेद होता है उस छेद को उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बड़ा करने की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही कोलगेट लेते हैं तो क्या होता है कि कोलगेट लेने की वजह से कोलगेट ज्यादा आ जाता है जो जल्दी खत्म हो जाता है ना। तो इससे क्या हुआ कि उनके उत्पाद में बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे लोग उसके कस्टमर उसकी क्या हुआ कि उसके 6 महीनों में उसकी जो घाटा था वो घाटा उसका पूर्ति हो गया। उसी प्रकार से एक आलू वाले जो आलू काटने के लिए जो चाकू आता है उस चाकू वाले में भी क्या हुआ कि इसी प्रकार से हुआ कि उसके चाकू की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, उससे चाकू कोई खरीद नहीं रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने उत्पाद को अपनी कंपनी के कर्मचारियों को पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि इसके जो चाकू का जो पीछे वाला जो उसका डंडी होता है उस डंडी का कलर कैसा कर दिया जाए, उस डंडी का रंग है जो आलू की जैसा कर दिया जाए। जैसे कि क्या होता है कि जैसे आलू छील करके उसके कचरे को बाहर फेंका जाएगा तो उसके साथ में क्या होगा कि चाकू भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चाकू के पीछे की डंडी कैसी होगी, आलू के कलर की होगी, जो हमें उन्हें दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से यानी कि एक प्रबंधक का दिमाग किसी प्रकार से काम कर सकता है, ये अंतर्गत मैंने बताया आपको। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रतिस्पर्धा, एक कंपनी दूसरी कंपनी, एक संगठन दूसरे संगठन के साथ में किस प्रकार से काम करे, किस प्रकार से उसकी भूमिका रहे, उसके अनुसार वह क्या करता है, काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, संसाधनों का विकास। अब कंपनी के अंतर्गत संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं। उन संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, उनका किस प्रकार से विकास किया जाए, वह एक प्रबंधक पर निर्भर करता है। प्रबंधक क्या करता है कि इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करता है, इनका निरीक्षण करता है, इनको धीरे धीरे उपयोगी बनाता है, और उपयोगी बना करके उसको संस्था में क्या करता है, लागू करता है। तो संसाधनों का विकास। तीसरा पॉइंट हमने देखा संसाधनों का उपयोग। संसाधनों का विकास किया, संसाधनों को बनाया, संसाधनों को बनाने के बाद में संसाधनों का क्या करेगा, वह उपयोग करेगा। पॉइंटों को याद रखिए, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का विकास किया, उसके बाद उनका उपयोग करना, उनको कार्य करने के योग्य बनाना, उनको उत्पाद बनाने योग्य बनाना, तो संसाधनों का उपयोग। फिर आता है नव परिवर्तन। अब नव परिवर्तन क्या होता है, नव परिवर्तन व उसका उपयोग। नव परिवर्तन यानी नवाचार, कोई भी नई चीज बनाना नव परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप साइकिल से एक बाइक बनी, बाइक से कार बनी, कार से एरोप्लेन बना, नोकिया के मोबाइल से एंड्रॉइड फोन बना, एंड्रॉइड फोन से टैबलेट बना। इस प्रकार से धीरे धीरे कोई नई चीज बनाना क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है, नव परिवर्तन कहलाता है। तो नव परिवर्तन करना और उसके साथ में क्या करना, उसका उपयोग भी करना, उसको लागू भी करना, यह क्या कहलाता है, एक प्रबंधक के लिए आवश्यक है। यह प्रबंध का महत्व होता है। हमने जाना प्रबंध के अंतर्गत। उसके बाद में क्या होता है कि संगठन का अस्तित्व बनाए रखना और उसका क्या करना, संरक्षण करना। अब आपने संगठन तो बना लिया है, संगठन का अस्तित्व बनाना और उसका क्या करना, संरक्षण करना। संगठन आपने बनाया क्योंकि आप जब प्रबंध करते हैं तो प्रबंध करने के लिए सबसे पहले आवश्यक कार्य है कि संगठन को बनाना। संगठन किसे कहते हैं, संगठन को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। एक तो होता है संगठन संस्था के लिए और एक होता है कार्य करने के लिए क्रियात्मक रूप से। एक संरचनात्मक रूप से, एक क्रियात्मक रूप से। तो यहाँ पर संगठन है जो क्रियात्मक रूप से है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपने संगठन बनाया है, संगठन बनाया तो उसका अस्तित्व भी रखना और उसका संरक्षण भी करना। उसका संरक्षण करने के साथ साथ में उसको उपयोगी भी बनाना। तो संगठन का अस्तित्व और संरक्षण, जिसमें आपने देखा कि संगठन के अंतर्गत 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300 कितने भी लोग हो सकते हैं। तो उन कितने भी लोगों को क्या करना है, आवश्यक रूप से उपयोगी और संरक्षित करना। फिर अगला आता है देश का आर्थिक विकास। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से उपयोगी होता है। आपने संगठन बनाया, संगठन बना करके आपने नए नए उत्पाद बनाए तो आपने समाज में उन उत्पादों को बेचा। बेचने की वजह से आपकी क्या हुई, आय में वृद्धि हुई।
आपने आय में वृद्धि हुई तो आपने क्या किया, आपने टैक्स भरा, सरकार को आपने टैक्स भेजा, जिससे क्या हुआ कि सरकार की राष्ट्रीय आय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई जिसकी वजह से क्या हुआ कि देश का आर्थिक विकास हुआ। तो इसके साथ में हमें भी क्या करना चाहिए, हमें उत्पाद के साथ में, हमें संगठन के अस्तित्व के साथ में, अपनी संस्था के अस्तित्व के साथ में, अपनी कंपनी के अस्तित्व के साथ में हमें क्या करना चाहिए, देश के आर्थिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रबंध के महत्व से देश का आर्थिक विकास भी हुआ है, इसके अनुसार हमने देखा। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ बिंदु और आते हैं जिसके अनुसार क्या किया जाता है कि प्रबंध किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ विभिन्न समूह के लोग होते हैं, विभिन्न रुचि के लोगों का समूह है। अब प्रबंध में क्या होता है कि अनेक रुचि वाले लोग होते हैं, उन रुचि वाले लोगों के समूह के क्या करना चाहिए, हमें समन्वय करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए, उनको मिलाना चाहिए। कोई क्रोधी स्वभाव के लोग हैं, कोई लालची स्वभाव के लोग हैं, कोई दयालु प्रकृति के लोग हैं, उन सभी को शामिल करते हुए एक संगठन को किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से समन्वित किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है, उनको शामिल करना एक प्रबंधक की यह योग्यता होती है। एक योग्य प्रबंधक वही होता है जो क्या करता है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलता है। तो विभिन्न रुचि के लोगों के समूह में हम क्या कर सकते हैं, समन्वय स्थापित कर सकते हैं। फिर अगला क्या आता है, समाज में स्थिरता लाना। समाज में स्थिरता। अब प्रबंध अपने उत्पादों हो सकता है कि कभी इस प्रबंध के अंतर्गत उत्पाद क्या होता है कि बढ़ोतरी हो जाती है, कभी उत्पादों में कमी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि प्रबंधक अपना आवश्यक रूप से काम नहीं कर पाता है। एक समाज है, प्रबंधक अपना माल, अपना उत्पाद मार्केट में बेचता है। अब मार्केट में बेचने की वजह से उसके उत्पादों की मांग धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोरोना की समस्या आ रखी है, और कोरोना की समस्या आ रखी है तो प्रबंध यानी कि एक कंपनी में, एक संगठन में उत्पाद नहीं बन रहे हैं। अब जब समाज में उस उत्पाद की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, समाज के लोगों को उस उत्पाद की आवश्यकता होगी। तो इससे अच्छा यह होता है कि एक प्रबंध क्या करता है कि अपने उत्पाद की और अपने संगठन की समाज में स्थिरता बनाए रखता है, उसको उपयोगी बनाए रखता है। तो सबसे पहले हमने प्रबंध के उद्देश्य के बारे में जाना, फिर प्रबंध के महत्व के बारे में जाना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, संसाधनों का विकास करना, संसाधनों का उपयोग करना, नव प्रवर्तन उसका उपयोग, समाज का अस्तित्व संरक्षण, देश का आर्थिक विकास, विभिन्न रुचि के लोगों का समूह और समन्वय, और समाज में स्थिरता। इस सभी के साथ में हमने जाना। तो प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध की अब हम जानते हैं प्रबंध की प्रकृति। पहले हमने जाना प्रबंध के किस प्रकार से प्रबंध के उद्देश्य थे, जो हमने प्राथमिक, सहायक, सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में देखा। फिर हमने प्रबंध के विभिन्न महत्व जाने कि प्रबंध किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम जानते हैं प्रबंध की क्या क्या प्रकृति है, प्रबंध किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले जैसे कि कुछ अलग अलग प्रकृतियां होती है, कार्य करने की अलग अलग प्रकृतियां होती है, वैसे ही प्रबंध की कुछ प्रकृति होती है जिसके अनुसार प्रबंध क्या करता है, कार्य करता है। तो पहला हम जानते हैं प्रबंध बहुविधा के रूप में। नाम आया विद्या, एक होती है विद्या जिसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, एक है विद्या, कोई ज्ञान। विद्या तो हम लेते हैं, विद्या होती है कोई ज्ञान। अब प्रबंध बहुविधा के रूप में कि प्रबंध किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से काम करता है। हमने जाना प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, प्रबंध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, छोटे बड़े, लघु, कुटीर, उच्च, कंपनी, संगठन, यानी प्रत्येक चीज में प्रबंध किया जाता है। उसके अनुसार क्या होता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है। अब बहुविद्या के रूप में तो प्रबंध सामाजिक में किया जाता है, प्रबंध राजनीतिक में किया जाता है, प्रबंध भौतिक विज्ञान में किया जाता है, प्रबंध गणित में किया जाता है, प्रबंध सांख्यिकी में किया जाता है। यानी कि प्रबंध प्रत्येक विषय में शामिल है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंध बहुविद्या के रूप में शामिल है।
आपने जाना प्रबंध बहुविद्या के रूप में कैसे, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, गणित सभी विषयों में प्रबंध शामिल है, चाहे कुछ छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, सभी विषयों में प्रबंध शामिल है। इसलिए प्रबंध को हम क्या कहते हैं कि प्रबंध बहुविद्या के रूप में शामिल है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रबंध बहुविद्या के रूप में कैसे, तो इसको हमें बताओ। तो हम बता सकते हैं कि प्रबंध बहुविद्या के रूप में किस प्रकार से शामिल हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है जिसके अंतर्गत प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान और कला दोनों किस प्रकार से प्रबंध, तो आइए जानते हैं प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में। पहला हमने देखा प्रबंध बहुविद्या के रूप में, फिर दूसरा प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में। विज्ञान और कला के रूप में प्रबंध विज्ञान भी है और प्रबंध कला भी है। विज्ञान कैसे और कला कैसे है, तो आइए जानते हैं विज्ञान और कला के बारे में। सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं, वह विषय जिसमें कुछ न कुछ सिद्धांत हो, शोध हो, उस पर आधारित हो, तो उसे हम कहते हैं विज्ञान। तो प्रबंध विज्ञान कैसे है, तो देखिए प्रबंध विज्ञान कैसे है, क्यों है विज्ञान, क्योंकि प्रबंध में आपको पता होगा कि विभिन्न विद्वानों ने इस पर शोध किया, विभिन्न विद्वानों ने इस पर प्रशिक्षण लिया, विभिन्न विद्वानों ने इस पर शोध किया, इसके सिद्धांत दिए, उसके आधार पर प्रबंध को क्या कह सकते हैं, विज्ञान या कला कह सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस पर कार्य किया, कार्य करने के साथ साथ में इस पर विभिन्न उपयोग किया, उपयोग के साथ में इसको क्या किया, सार्वजनिक बनाया। जैसे कि आप देखते हैं हेनरी फ्योल ने इसके 14 सिद्धांत दिए, है ना, हेनरी फ्योल ने इसके 14 सिद्धांत दिए। विभिन्न विद्वानों ने, आपने देखा मेरी पार्कर फोलेट ने भी इस पर विद्वान ने कार्य किया। विभिन्न विद्वानों ने इस पर कार्य करने के साथ में क्या किया, इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक हैं, जो सभी जगह उपयोगी हैं, इसलिए ये क्या है, विज्ञान है। दूसरा होता है कला। कला क्यों है, क्योंकि इसमें विभिन्न लोगों की प्रशिक्षण, विभिन्न कलाओं का उपयोग करते हुए कार्य किया जाता है। विभिन्न कलाओं का उपयोग किया जाता है, लोगों की विभिन्न कलाओं का। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंप्यूटर का जानकार है, उस कंप्यूटर के जानकार को क्या किया, उस कंप्यूटर पर ही लगाना, उसकी कला का उपयोग लेना कौन करता है, प्रबंधक करता है। एक व्यक्ति को किस अनुसार काम करवा सकते हैं, उसकी कलाओं का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, यह प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो यह प्रबंध की विज्ञान और कला के रूप में शामिल है, क्योंकि इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसके कुछ नियम हैं, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। तो यह विज्ञान है और यह कला है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि सार्वभौमिक प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक हैं। कैसे हैं प्रबंध सार्वभौमिक, तो आइए जानते हैं प्रबंध सार्वभौमिक किस प्रकार से हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था प्रबंध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभिन्न संगठनों में प्रबंध किया जाता है। छोटे बड़े लघु कुटीर उद्योगों के अंतर्गत भी प्रबंध किया जाता है, इसलिए यह सार्वभौमिक है। जिसके अनुसार ये कार्य किए जाते हैं उसके अनुसार प्रबंध को क्या संज्ञा दे सकते हैं, इसको सार्वभौमिकता की संज्ञा दे सकते हैं। जिसके अनुसार प्रबंध में आप प्रबंधक को देखते होंगे कि वह विभिन्न लोगों का उपयोग करते हुए उनको किस प्रकार से शामिल करते हुए कार्य को करता है, उसके अनुसार वह क्या कर जाता है, सार्वभौमिकता की संज्ञा दे सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है प्रबंध पेशे के रूप में। अब प्रबंध को पेशे के रूप में किस प्रकार से, पेशा क्या होता है, यह पैसा है रुपए की इकाई, ठीक है, जिसमें रुपए को बांटते हैं, रुपए की इकाई है पैसा। लेकिन यह पैसा एक प्रबंध को कार्य करने के अनुसार, जैसे कि एक अध्यापक है वो पढ़ाता है, अध्यापक का क्या है, वह पैसा है पढ़ाना। वैसे ही एक डॉक्टर का पैसा है, एक नर्स का पैसा है, एक इंजीनियर का पैसा है। उसी प्रकार से प्रबंध भी ये क्या है, पैसा है। पैसे की प्रकृति को हम 5 भागों में बांटते हैं, नवीन पैसा, है ना। इसके अनुसार पैसे को हम कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 भाग, जिसके अनुसार हम देखते हैं कि स्थापित पैसा, नवीन पैसा, अर्ध पैसा, भावी पैसा और सीमांत पैसा। कौन कौन से होते हैं, स्थापित पैसा, नवीन पैसा, भावी पैसा, सीमांत पैसा और अर्ध पैसा, है ना। तो
पैसे को 5 श्रेणी में बांटते हैं, स्थापित पैसा, नवीन पैसा, भावी पैसा, सीमांत पैसा और अर्ध पैसा। उसके अनुसार हम प्रबंध को क्या कर सकते हैं, विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। स्थापित पैसा किसे कहते हैं, वह पैसा जिसके अनुसार प्रबंध कार्य किया जाता है, पहले से स्थापित है, जैसे एक चिकित्सक है, एक शिक्षक है, वो सारे स्थापित पैसे की श्रेणी में आते हैं। नवीन पैसा, प्रबंध क्या है, नवीन पैसा है। फिर भावी पैसा, नवीन पैसे के साथ में क्या है, भावी पैसा भी। किस प्रकार से, क्योंकि प्रबंध अभी भी पैसा बना है, और भावी पैसा लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस पर शोध कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, जिसके अनुसार ये क्या कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसे भावी पैसा भी कह सकते हैं। अर्ध पैसा, नर्स को हम अर्ध पैसा कहते हैं। और सीमांत पैसा जिसके अनुसार कंपनी के अंतर्गत जो ड्राफ्टमैन होते हैं उसके अनुसार कार्य किए जाते हैं, वो प्रबंध के पैसे की श्रेणी में आते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रबंध की प्रकृति किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, तो प्रबंध की प्रकृति को हम 4 भागों में बता सकते हैं। प्रबंध बहुविद्या के रूप में, प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में, प्रबंध सार्वभौमिकता के रूप में, और प्रबंध पैसे के रूप में। यह हुई प्रबंध की प्रकृति। अब प्रबंध के कुछ क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। वैसे तो आप क्षेत्र बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसमें क्रियात्मक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। प्रबंध के कौन कौन से क्रियात्मक क्षेत्र हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, पहले तो परिभाषा देंगे, परिभाषा देने के बाद में अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, प्रबंध के महत्व बताइए, प्रबंध की प्रकृति किस प्रकार से, और प्रबंध के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताइए। क्योंकि उसमें आपको केवल परिभाषा आगे दे रखी होगी, उसके बाद में उसका पूरा का पूरा पीछे वाला प्रश्न चेंज कर दिया जाएगा। क्या क्या जाएगा यहाँ पर, पहले तो विशेषता दी जाएगी, विशेषता नहीं देंगे तो आपको उद्देश्य देंगे, उद्देश्य नहीं देंगे तो आपको यहाँ पर उसकी महत्व बताएंगे, महत्व नहीं देंगे तो आपको वहां पर प्रकृति देंगे, और प्रकृति नहीं देंगे तो आपको क्षेत्र देंगे। तो इन चीजों के बारे में यह आपका 6 नंबर का एक प्रश्न बनता है। विशेषताओं के बारे में हमने देखा, उसके बाद उद्देश्यों के बारे में जाना। 4 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक, सहायक, सामाजिक और व्यक्तिगत। फिर महत्व के बारे में जाना, किस किस प्रकार से प्रबंध है जो कार्य करता है। फिर इसकी प्रकृति के बारे में जाना, बहुविद्या के रूप में, विज्ञान और कला के रूप में, और इसके बाद में हम इसके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। इसके क्षेत्रों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो आइए प्रबंध के क्षेत्रों के बारे में हम जानते हैं। प्रबंध के क्षेत्र, और कौन से क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, क्योंकि प्रबंध एक क्रिया है, विस्तृत क्रिया है। तो आइए जानते हैं इसके क्रियात्मक क्षेत्रों के बारे में। पहला, व्यावसायिक क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के अंतर्गत व्यवसाय किया जाता है। एक व्यवसाय में, एक संगठन में किस किस प्रकार से काम किया जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत आप देखते होंगे बहुत सारे विभिन्न विभाग होते हैं, उन विभागों के अंतर्गत हम प्रबंध करते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आपके व्यवसाय में वित्त के लिए अलग है, उत्पादन के लिए अलग है। इस प्रकार से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार से उनका उपयोग करता है और उसके अनुसार कार्य किया जाता है, जो कि हम क्या करते हैं कि उसके अनुसार हम संपादित करते हैं। व्यवसायिक और क्रियात्मक क्षेत्रों में क्या होता है कि एक प्रबंधन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि सामग्री प्रबंध है, विपणन प्रबंध है, वित्त प्रबंध है। इनका उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो जाइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले वित्त प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, सामग्री प्रबंध, वस्तु प्रबंध। उनका उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं कि अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार से प्रबंधन किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। तो ये व्यवसायिक और क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। व्यवसाय में जो जो विभाग है, उन विभागों का हम क्या करते हैं कि अलग अलग उपयोग करना, उनका अलग अलग संपादन करना, उनका अलग अलग निष्पादन करना, ये सभी क्रियाएं क्या होती है कि एक व्यवसायिक प्रबंधन के अंतर्गत शामिल होती है। फिर दूसरा आता है अपना यहाँ पर गैर व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत तो व्यवसाय से संबंधित है। गैर व्यवसाय, जो व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता है, उन क्रियाओं को हम शामिल करते हैं। गैर व्यवसाय क्रियात्मक क्षेत्र।
एक संगठन के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया जो समाज के लिए उपयोगी होती है, समाज के लोगों के द्वारा की जाती है, जहां पर ग्राहक शामिल होता है, सरकार शामिल होती है, उन सभी को शामिल करते हुए गैर व्यावसायिक संगठन का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार कार्य करना सरल हो जाता है, उसको संपादित किया जा सकता है, विभिन्न उपयोगों के लिए शामिल किया जा सकता है, उसको हम गैर व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर तीसरा आता है अपना नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। नवीन क्रियात्मक क्षेत्र वह क्षेत्र शामिल है जिसके अंतर्गत आगे विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए शामिल किए जाते हैं। सेवा वर्गीय के अंतर्गत आते हैं वो सारे कार्य जो विभिन्न प्रकार के उपयोगी हो संगठन के लिए, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करे और उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाए, वो सभी क्रिया इसमें शामिल है। तो हमने पहले पार्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों के बारे में हमने इसके बारे में जाना, जो कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जाना, परिभाषा जानने के बाद में हमने इसके अर्थ के बारे में जाना, फिर हमने इसकी विशेषताएं जानी, विशेषता जानने के बाद हमने इसके उद्देश्य जाने, हमने इसके महत्व जाने, हमने इसकी प्रकृति जानी और हमने इसके क्षेत्रों को जाना। तो पहले पार्ट में एक 6 नंबर का प्रश्न बने, चाहे हमें 2 नंबर का प्रश्न मिले, 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा तो विशेषताओं में से मिलेगा, 2 नंबर का प्रश्न हमें विशेषताओं से मिलेगा और उद्देश्य में से हमें 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा, या 4 नंबर का प्रश्न मिले तो इसमें से हमें महत्व में से मिलेगा। ठीक है, तो आइए अगले वीडियो में हम प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और प्रबंध किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। तो ये प्रश्न जो दे रखे हैं, प्रश्नों को एक बार आप जरूर याद करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं और इसके महत्व हैं। इनको ध्यान से देखने के बाद में हम इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे, क्योंकि परिभाषाएं लिखने के बाद में हम इसके उद्देश्य और विशेषता और महत्व के बारे में लिखेंगे। तो जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।